जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल 9th एंड 10th चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th की साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे हैं। तो उसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक इवापोरेशन रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ा है, उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कि मैटर कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद इंटर कन्वर्जन जो होता है स्टेट्स का, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था वेपराइजेशन का। तो वेपराइजेशन जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि वेपराइजेशन दो तरह से होता है। वेपराइजेशन में जनरली होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। वेपराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड स्टेट जो है वेपर के फॉर्म में या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वेपराइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। तो वो दोनों तरीके क्या हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोनों तरीके में से एक तरीका ये है इवापोरेशन, इसे कहते हैं। ठीक है, एक तरीका है इवापोरेशन और दूसरा है बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे घर में हमारे क्या होता है कि जब चाय वगैरह बनाते हैं या खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं। ठीक है, पानी को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने से क्या होता है, उसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो बॉयलिंग में और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इवापोरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख के रखा है इवापोरेशन का डेफिनेशन कि इवापोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। किसी भी ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर। इसका जो हमारा इवापोरेशन का जो डेफिनीशन है इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पे इस लाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एट एनी टेम्परेचर लिखा हुआ है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगता है या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है, उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। और क्या होता है उस प्रोसेस में, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कोई भी लिक्विड जो होता है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे पानी हम बॉयल करते हैं तो हम सभी को पता है, जनरली हम सभी को ये बता दिया जाता है कि पानी का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को दिया था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। तो आपको पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल करने लगेगा, पूरी तरह से कन्वर्ट होने लगेगा वेपर फॉर्म में। लेकिन जब हम कपड़ा सुखाते हैं, कोई भी हमारा जो हम कपड़ा धोते हैं तो जो कपड़ा को हम सुखाने के लिए डालते हैं बाहर धूप में, तो ऐसा क्या होता है कि जो कपड़ा होता है हमारा वो तो उसको तो हम बॉयल करते नहीं है, फिर भी कपड़ा जो होता है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कपड़े पे, हमारे कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उसको धूप में डालते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, अपने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है और वो क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से जो हमारा क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वो सूख जाता है। ठीक है, तो इवापोरेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो होता है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। ठीक है, मतलब अगर वाटर की बात करें तो वाटर इवापोरेट हो रहा है, ये हम कब कहेंगे, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा और वो वाटर जो होगा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवापोरेशन। ठीक है,
यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है समझने के लिए, डेली लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा है अनकवर्ड वाटर ड्राई अप। कहीं किसी सरफेस पे अगर पानी गिर जाता है कहीं पे भी, तो हम लोग देखते हैं कि वो पानी कुछ देर बाद क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पे तो हमने कोई टेम्परेचर दिया नहीं, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में हमारे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा है इवापोरेशन के बारे में जो दूसरा पॉइंट है वो है इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे इस सरफेस पे पानी गिर गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पानी गिर गया है थोड़ा सा, तो पानी जब गिरेगा तो उसका उसके जो पार्टिकल्स होंगे, सबसे ऊपर वाला जो पार्टिकल होगा वो सबसे पहले वेपराइज होगा, फिर उसके नीचे वाला वेपराइज होगा। मतलब ये क्या होता है कि जो सरफेस होता है, सरफेस के सबसे ऊपरी भाग पे जो पार्टिकल होता है, सरफेस के जो सबसे ऊपर पार्टिकल होता है, उसके काइनेटिक एनर्जी में सबसे पहले चेंज आता है और वो सबसे पहले वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इवापोरेशन को सरफेस फिनोमेनन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है द पार्टिकल ऑफ अपर सरफेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब टेम्परेचर ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ब्रोकन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। वही बात मैंने जो बताई अभी, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ अपर सरफेस, जो वाटर के जो अपर सरफेस पे जो पार्टिकल होता है वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किस में होता है, वो भी गैसियस स्टेट में होता है। तो क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है और क्या हो रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो लिक्विड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सबसे लास्ट पॉइंट लिखा है इवापोरेशन के बारे में, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग एक बहुत बेहतरीन फेनोमेनन है। आप लोग देखते होंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमने अपने हाथ पे पानी लिया और कुछ देर तक ऐसे रखा पानी को, या हाथ पे हमने मान लीजिए कोई पेट्रोल या डीजल ले लिया, तो पेट्रोल और डीजल क्या होता है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेट होने के बाद वो क्या होगा, मान लीजिए हमने अपने हाथ पे कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया, पेट्रोल ले लिया, केरोसिन ले लिया, तो उसको जब वो इवापोरेट हो जाएगा पूरी तरह से, तो हमारे हाथ पे क्या होता है, ठंडा लगने लगता है। हम देखें कभी अपने हाथ पे अगर हम कोई पेट्रोल या केरोसिन ऑयल ले लें, उसको कुछ देर तक ऐसे पकड़ के रखें, तो वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा पूरी तरह से। और इवापोरेट होने के बाद हमारा हाथ जो है वो ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इवापोरेशन हो रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई चीज़ डाला, एसीटोन या कोई डीजल वगैरह डाला हाथ पे, तो क्या करेगा, हमारे हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमारे हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कम हो गई है, हीट एनर्जी यहाँ पे कम हो गई है। तो हीट एनर्जी कम होने के बाद ये जो पोर्शन है हमारा, ये फिर से एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। तो जब सराउंडिंग से ये हाथ हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है, बहुत ठंडा फील होता है। इसीलिए इवापोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है। गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे हम लोग मटके में पानी रखते हैं, तो मटके में पानी क्यों ठंडा होता है, इसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मटके का जो पानी है वो ठंडा होता है क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया इवापोरेशन जो है सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस फिनोमेनन का मतलब सबसे ऊपर वाला पार्टिकल सबसे पहले वेपराइज होगा, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला। लेकिन ये जो इवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है और किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, किसी भी नॉर्मल से टेम्परेचर पे हो जाएगा और कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, कूलिंग कॉज करता है। अभी मैंने बताया जैसे एनर्जी क्या होता है, जब रीगेन एनर्जी होने लगती है हमारे हाथ में या किसी सरफेस पे रीगेन होने लगती है एनर्जी, तो वो कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, और इवापोरेशन जो है हमारा एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे कपड़ा डालने को हम कपड़ा जब वेट क्लॉथ हम बाहर डालते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 घंटे समय लगता है उसको सूखने के लिए। ठीक है,
और ये बॉइलिंग जो है हमारा, ये बॉइलिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेनन का मतलब क्या है कि जितना हम पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो 1 लीटर पूरा जो पानी होगा वो एक साथ उसमें जितने पार्टिकल होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी में एक साथ चेंज आने लगेगा, और पूरे जो पार्टिकल होंगे वो एक साथ वेपराइज होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन ऐसा इवापोरेशन में नहीं होता। इवापोरेशन में सबसे पहले ऊपर वाले पार्टिकल वेपराइज होते हैं, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले, ठीक है। तो बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फिनोमेनन होता है और इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग जो होता है अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बॉइलिंग का मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हम बॉयल कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है कि इसी टेम्परेचर पे वो बॉयल करेगा। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम वाटर को 50 डिग्री सेल्सियस पे ही गर्म करते रहें तो वो बॉयल नहीं करेगा। जब तक हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक वो बॉयल नहीं करेगा, ठीक है। जैसे गर्मी के दिनों में आप लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 47 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है। जनरली क्या होता है कि 47 डिग्री सेल्सियस एक दिन में हम लोग पहुंच जाते हैं, हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन वाटर क्या होता है गर्म तो हो जाता है। जैसे टंकी का ओवरहेड टैंक का जो पानी होता है वो आप लोग देखते होंगे गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में, लेकिन वो बॉयल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस से कम है। अगर वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो पानी क्या हो जाएगा, हमारा बॉयल करने लगेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है बॉइलिंग का, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल करता है, ठीक है। इट डज़ नॉट कॉज कूलिंग। दूसरी बात यह है कि जो हमारा बॉइलिंग होता है वो कूलिंग नहीं कॉज करता, और इवापोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, वो बॉइलिंग क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सारे जो पार्टिकल होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी में एक साथ चेंज आ जाएगा, और सारे काइनेटिक एनर्जी में जिनमें चेंज आएगा हमारे पार्टिकल्स के, वो सारे पार्टिकल्स एक साथ इवापोरेट होने लगेंगे। लेकिन इवापोरेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, इसमें धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होते हैं इवापोरेट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 डिफरेंसेस हैं। अगर आपको ऐसा लिखने को आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, तो आप क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे, एक तरफ इवापोरेशन लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, बॉइलिंग लिखेंगे। उसके बाद 3-4 पॉइंट जैसे सरफेस फिनोमेनन, बल्क फिनोमेनन, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा देंगे कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, और इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है बॉइलिंग का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे डिफरेंस में। अब हम लोग इवापोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये देख लेते हैं कि इवापोरेशन किस कंडीशन में इवापोरेशन ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में कम होता है, ठीक है। तो मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। जो हमने एग्जांपल लिया है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स का, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उस दिन ज़्यादा जल्दी से कपड़ा सूख जाता है। जैसे आप गर्मी और ठंडी के मौसम की बात करें तो गर्मी में कपड़ा जो होता है हमारा जल्दी सूख जाता है, और गर्मी में क्या होता है वो धीरे धीरे सूखता है या बहुत टाइम लगता है सूखने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है हमारा बहुत ज़्यादा होता है, और ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ठीक है। दूसरा है सरफेस एरिया, क्योंकि हमने आपको बताया कि सरफेस फिनोमेना है हमारा इवापोरेशन। तो आप लोग देखते हैं कि कपड़े को अगर ज़्यादा फैला के हम लोग रखते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और अगर उसको सिकोड़ के रखेंगे, थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हम लोग देंगे उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। दूसरा है विंड स्पीड। विंड स्पीड जैसे हम लोग देख लें कि अगर कपड़े को हम लोग एक जगह नॉर्मली ऐसे सुखा दें और एक जगह हम लोग पंखा लगा दें, मान लीजिए हमने टेबल फैन लगा दिया और टेबल फैन के सामने हमने कपड़ा सूखने को रख दिया, तो आप लोग बताइए कौन से जगह पे ज़्यादा जल्दी कपड़ा सूखेगा, पंखे के सामने या बिना पंखे वाले? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पंखे के सामने हम लोग कपड़ा रखेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सूखेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से हवा चल रही है और इवापोरेशन तेज़ी से होगा, ठीक है। तो विंड स्पीड जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन के, मतलब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। चौथा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे आसपास के माहौल में, हमारे आसपास के सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज़ हो जाते हैं,
तो हमें क्या होती है, उमस होने लगती है, ठीक है, उमस जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर हमारे सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो इवापोरेशन का प्रोसेस कम होगा, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं हमारे सराउंडिंग में तो वो और वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं कि ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगला जो हम लोग देख लेते हैं, दो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, जितना हीट लगता है, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस का, ठीक है। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मान लीजिए 1 किलो बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, 1 किलो बर्फ़ का टुकड़ा है, उसको हमने रख दिया एज इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब हम उसमें मीज़र करेंगे कि हम उसको कितना एनर्जी दे रहे हैं, कितना हीट दे रहे हैं। जितना हीट उसको लगेगा पूरी तरह से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो 1 kg सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट लगती है वो क्या हो जाती है, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। दूसरा है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दिया है और बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ये जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो ऐसा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को चेंज करने में, गैस में पूरी तरह से चेंज करने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस बॉइलिंग पॉइंट पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए हमने 1 kg क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, 1 kg वाटर ले लिया और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं। तो जितना हीट उसके बाद हम लोग उसको देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना हीट देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे फ्यूज़न और वेपराइजेशन में अंतर है, ठीक है। फ्यूज़न याद करिए, आपको मैंने जब बताया था मेल्टिंग या फ्यूज़न के बारे में, तो मेल्टिंग या फ्यूज़न क्या होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। और जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ऐसी हीट जिसमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हीट देते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जिसमें 1 kg लिक्विड को पूरी तरह से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट लगता है उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, अब देख लेते हैं। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, ऐसे पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ क्यों प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट एंड बाय द हेल्प ऑफ बॉडी टेम्परेचर इट इवापोरेट्स इजिली विच कॉज कूलिंग आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब है कि जो कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उस पोर की वजह से जो हमारा स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, वो पूरी तरह से कॉटन क्लॉथ में एब्जॉर्ब हो जाता है और कॉटन क्लॉथ में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी टेम्परेचर की मदद से वो इवापोरेट हो जाता है। और जब भी इवापोरेशन होता है हम जानते हैं कि इवापोरेशन होने के बाद कूलिंग कॉज होती है, ठीक है। तो जब भी हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं और पसीना हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ देर बाद जब पसीना सूखता है तो हमको ठंडक महसूस होती है। वो इसीलिए महसूस होती है क्योंकि इवापोरेशन प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इवापोरेशन के बाद क्या होता है, कूलिंग होता है, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मतलब
गर्मी के दिनों में हम मटके का इस्तेमाल करते हैं, मटका जिसमें पानी रखते हैं हम लोग, पानी ठंडा रहता है। तो पूछ रहा है कि मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, उसका क्या प्रोसेस है, किस वजह से वो ठंडा रहता है पानी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मटका हैव मैनी पोर्स एंड वाटर मॉलिक्यूल सीप थ्रू पोर्स। मटका जो होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो पोर्स होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और उन पोर्स में जाने के बाद वो इवापोरेट होने लगते हैं। मतलब आउटर हमारा जो सराउंडिंग होता है उससे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो पोर्स में चला जाता है। पोर्स में जाने के बाद क्या होगा, वो हमारे मटके के अंदर जो वाटर है वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो एनर्जी जब अंदर से एब्जॉर्ब करेगा, जब अंदर वाले पानी का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर से एनर्जी लेगा और फिर से एनर्जी लेने में क्या हो जाता है, जो हीट होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर इवापोरेट होने के लिए हमारे मटके के अंदर जो पानी होता है वहाँ से एब्जॉर्ब करता है। और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे रीगेन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, रीगेन एनर्जी होता है जहाँ पे इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग कॉज होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मटका होता है वो भी इवापोरेशन प्रोसेस की ही वजह से पानी को ठंडा रखता है, ठीक है, क्योंकि मटके के पोर्स में जो पानी होता है वो हमारे जो मटके के अंदर पानी होता है वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो एनर्जी रीगेन होती है और एनर्जी रीगेन होने के लिए कूलिंग कॉज होती है जिसकी वजह से हमारा पानी जो होता है ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हमने अपना जो थ्योरी का पार्ट है हमारे क्लास 9 के पहले चैप्टर का मैटर और सराउंडिंग का, उसको पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोग प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।